एसिडिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेज, एसिडिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेज। देख, किसी कॉम्प्लेक्स की एसिडिटी को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। देख, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देख, कोई भी कंपाउंड यदि H+ आइंस देता हो या फिर OH- आइंस को गेन करता हो, OH- आइंस को, या फिर वो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को वो गेन करता है, या फिर वो किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एसोसिएट हो सकता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके साथ जुड़ सकता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ वो जुड़ सकता है, तो उसे हम कहते हैं एसिड। उसे क्या कहते हैं हम? एसिड। समझ में आ गया होगा। ऐसा कंपाउंड जो H+ देता है, OH- को गेन कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर सकता है, या फिर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ वो एसोसिएट हो सकता है, जुड़ सकता है, उसके साथ बॉन्डिंग कर सकता है, तो उसको अपन कहते हैं एसिड। इसी तरह से बेस की बात करें, बेस क्या होता है? देखो, एसिड का जस्ट अपोजिट कर दो, वो बेस हो जाएगा। कोई भी कंपाउंड जो कि H+ को गेन कर सकता है, जो कि OH- दे सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रिलीज कर सकता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रिलीज कर सकता है, उसको अपन कहते हैं बेस। उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सपोज करो, हम बात करते हैं जैसे H2SO4 H+ देता है, H+ देता है, ये एसिड है। हम बात कर सकते हैं जैसे H3BO3 को इस तरह से लिख सकते हैं BOH का होल ट्राइब, ऑर्थोबोरिक एसिड। ये H+ देता नहीं बल्कि OH- को गेन करता है, मतलब ये एसिड होगा। ये OH- को गेन करता है, एसिड हो गया। फिर हम बात करें जैसे AlCl3 इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर सकता है, लुईस एसिड होगा। समझ में आ रहा है? जैसे तरह से हम बात कर सकते हैं SbCl5, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ एसोसिएट हो सकता है, जैसे Cl- को गेन कर सकता है, SbCl6-1, इसका मतलब एसिड होगा। तो कुल मिलाकर आपके समझ में आ गया होगा कि एसिड से क्या मतलब है। H+ देने वाला एसिड है, OH- गेन करने वाला एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने वाला एसिड है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकता है, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ने वाला, एसोसिएट होने वाला भी एसिड होता है। और इसका जस्ट अपोजिट कर दो तो बेस होगा। अब आप समझ गए होंगे कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, ठीक है ना। देखो, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम कॉम्प्लेक्स की एसिडिटी को भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एसिडिटी के ही क्वेश्चन आए जरूरी नहीं होता। आपको 2 या 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स दे दिया और आपसे उनके एसिडिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाए, हो सकता है उनकी बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाए, हो सकता है pKa, pKb, pOH एटसेट्रा इनका ऑर्डर पूछ लिया जाए। तो इन सब में आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए। तो पहले ये रिलेशन भी देख लेते हैं कि एसिडिटी, बेसिसिटी, pKa, pKb, pOH है ना, एटसेट्रा में क्या रिलेशन है। उसके बाद हम बात करेंगे फिर इसके बारे में। तो देखो, ध्यान देना, समझना, एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी। यहाँ से देखते हैं एसिडिटी प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ H+, एसिडिटी प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ H+, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, और माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ को pH बोलते हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल pH, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन हो गया ना यहाँ पर, तो प्रोपोर्शनल Ka को बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस लॉग Ka को pKa बोलते हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल pKa ये होता है। एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ OH- आइंस, प्रोपोर्शनल माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH-, कंसंट्रेशन ऑफ OH- को pOH बोलते हैं, तो प्रोपोर्शनल pOH। इनवर्सली प्रोपोर्शनल Kb होता है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल माइनस लॉग Kb, और माइनस लॉग Kb को बोलते हैं pKb, तो प्रोपोर्शनल pKb ये रिलेशन होता है। तो एसिडिटी और बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी जो टर्म है उनके साथ यहाँ पर ये रिलेशन होता है। एसिडिटी प्रोपोर्शनल H+ के कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और इसको बोलते हैं pH, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल pH,
प्रोपोर्शनल के क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस लॉग के है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी के, क्योंकि माइनस लॉग के को पी के बोलते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, तो प्रोपोर्शनल माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, और माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन को ही POH बोलते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बी, तो प्रोपोर्शनल माइनस लॉग के बी, माइनस लॉग के बी को हम बोलते हैं PKB। ये रिलेशन यहाँ पर होता है, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देख कुछ पॉइंट जो है उसके बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कोई भी एसिड है, इसका आयनाइजेशन ये हुआ H प्लस A माइनस, देखो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के इक्विलिब्रियम, उसको कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है ना अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ये हो गया HA, ठीक है ना। तो ये हो गया इस एसिड के डिसोसिएशन से संबंधित इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक एसिड के डिसोसिएशन से संबंधित इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है उसी को हम बोलते हैं Ka। ये जो यहाँ पर Ka लिखा है वो ये है, Ka होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसी तरह से बेस की भी बात कर सकते हैं। जैसे मान लें बेस है, बेस का आयनाइजेशन ये हुआ B प्लस OH माइनस, बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb होगा, Kb इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ BOH, ये होगा बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना। सब जानते हो, ये केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट मेरे हिसाब से क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ रहा है। इसी तरह से जब माइनस लॉग H प्लस है उसको हम बोलते हैं pH। देखो pH इक्वल क्या होता है, सबको पता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। इसी तरह से pKa इक्वल होता है माइनस लॉग K, समझ में आ रहा है। इसी तरह देखो POH इक्वल माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, और PKB इक्वल होता है माइनस लॉग KB, माइनस लॉग KB। ये बिल्कुल बेसिक है और इसके बारे में मेरे हिसाब से ऑलरेडी पहले से ही सबको पता होगा, समझ में आ रहा होगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कि आपको 2 या 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और उन कॉम्प्लेक्स का आपको एसिडिटी ऑर्डर या फिर बेसिसिटी ऑर्डर या pKa का ऑर्डर या pKb का ऑर्डर निकालना हो, तो आप किस प्रकार से ऑर्डर निकालोगे, ये आपको देखना है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, देखो एसिडिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स समझना आप। देखो एसिडिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, समझ में आ रहा है। किसी कॉम्प्लेक्स की एसिडिटी सेंट्रल मेटल आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रोपोर्शनल होगी और सेंट्रल मेटल आयन की साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। डोमिनेंट ऑर्डर की बात करें तो पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी, उसके बाद में आपको साइज देखनी। तो डोमिनेंट ऑर्डर यहाँ पर यही होगा, डोमिनेंट ऑर्डर, ठीक है। डोमिनेंट ऑर्डर पहले तो क्या देखने, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद आपको देखने साइज, समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, जैसे एसिडिटी सपोज करें कॉम्प्लेक्स है ApH2 का होल 6 प्लस 2, और यहाँ पर ले लें ApH2 का होल 6 प्लस 3। देखो ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 है। एसिडिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रोपोर्शनल होता है। या प्लस 3 या प्लस 2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज़्यादा है तो एसिडिटी भी इसकी ज़्यादा होगी, समझ में आ रहा है। देखो कभी कभी जो क्वेश्चंस आता है वो कुछ अलग फॉर्म में आपको दिया जाता है, अलग फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर देखो ध्यान देना, समझना आप। ये तो जो अपन बात कर रहे थे वो हो गई एसिडिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। एसिडिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स का केस है तो आपको डायरेक्ट इस बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यदि सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो फिर आप साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन देख सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स की एसिडिटी आपसे नहीं पूछी जाती, बल्कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर इससे जुड़ा हुआ है,
मेटल से। मतलब यहाँ पर एक तरह से बॉन्डिंग है ना, इस मेटल की किससे बॉन्डिंग है, मेटल की बॉन्डिंग किससे, इस मेटल आयन की, इस मेटल आयन की बॉन्डिंग वाटर से है, ये बॉन्डिंग। तो यहाँ पर ये जो बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल है इसकी एसिडिटी की बात आपसे कर ली जाती है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल की एसिडिटी की बात करी जाती है तो उस कंडीशन में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक बात और ध्यान देना कि एक तो प्री वाटर मॉलिक्यूल है, ये प्री वाटर मॉलिक्यूल है, एक ही बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल है। बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है ऑक्सीजन और इस मेटल के बीच। जब यहाँ की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, और ये बॉन्डिंग जितनी वीक होगी ये H+ उतनी आसानी से निकलेगा, यहाँ से H+ आसानी से निकलेगा। तो कुल मिलाकर H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल की जो एसिडिटी होती है वो फ्री वाटर मॉलिक्यूल से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल की एसिडिटी फ्री वाटर मॉलिक्यूल से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो देखो एसिडिटी ऑफ बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल, बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल, bonded water molecules is always more than free water molecule। समझ में आ रहा होगा, जो बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल है उसकी एसिडिटी हमेशा फ्री वाटर मॉलिक्यूल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब देखो ऐसा होने का रीज़न क्या है, इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया M+N, ठीक है ना, ये किसी वाटर के साथ यहाँ पर बॉन्डिंग है। देखो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और एक फ्री वाटर मॉलिक्यूल ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ये होगा। अब देखो ध्यान देना, अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कुल मिला, चलो ठीक है यही लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो ये वीक बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड होगा तो यहाँ पर H+ आसानी से निकलेगा, मतलब एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनेगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो कुल मिलाकर एसिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ध्यान देना यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बढ़ेगा, देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए, ठीक है, या फिर इसकी साइज कम हो जाए, इसकी साइज कम हो जाए। यदि सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो या फिर साइज कम हो तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज। और यहाँ की यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो यहाँ की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज। अब देखो समझना, यहाँ की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो यहाँ की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, यहाँ की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने का मतलब है कि ये OH बॉन्ड आसानी से टूटेगा, ये टूटेगा तो H+ और O- की फॉर्म में टूटेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ से H+ इजीली निकलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो गया, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज होगी, बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज, क्योंकि ये H+ OH- की फॉर्म में टूटेगा ना, तो बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज होगी, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कुल मिलाकर एसिडिटी ऑफ बॉन्डेड वाटर बढ़ेगी। तो एसिडिटी ऑफ बॉन्डेड वाटर, बॉन्डेड H2O इंक्रीज। तो कुल मिलाकर अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी या फिर इसकी साइज जितनी ही कम होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो जाए या साइज कम हो जाए, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। यहाँ की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब है कि एक एटम एक तरफ यदि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक वीक हो जाएगा। ध्यान देना क्या बोला, एक एटम एक तरफ यदि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है तो दूसरी तरफ बॉन्ड ऑटोमेटिक वीक हो जाएगा, तो यहाँ की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, कुल मिला के प्लस माइनस बढ़ेगा, बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगी, बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगी
ए बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कुल मिलाकर इस वाटर मॉलिक्यूल की एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, जो बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसमें बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होती है, इसी कारण बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल की जो एसिडिटी होती है वो फ्री वाटर मॉलिक्यूल से हमेशा ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है एसिडिटी ऑफ बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल इज ऑलवेज मोर देन फ्री वाटर मॉलिक्यूल। मेरे हिसाब से सबके ये क्लियर हो गया होगा कि ये पॉइंट हमने यहाँ पर किस बेसिस पर लिखा है, किसी को इसमें कोई डाउट अब नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर यहाँ तक? ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर एसिडिटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है? एक बात और ध्यान देना कि एक तो केस है यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल का, एक केस है यहाँ पर सिंपल फर्स्ट ए या फिर सेकंड ए का। तो देखो फर्स्ट ए या सेकंड ए के केस में तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, वो तो इस वाटर के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेगा ही नहीं, तो यहाँ की बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में यहाँ की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो यहाँ की बढ़ जाएगी, तो कुल मिलाकर एसिडिटी डिक्रीज होगी। लेकिन ट्रांजिशन मेटल का केस है तो एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो ये भी यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट करके लिख देता हूँ। देखो एसिडिटी एक तो केस हमने ले लिया MOH यहाँ पर प्लस N, और ये हो गया यहाँ पर फर्स्ट ए या फिर सेकंड ए, फर्स्ट ए और सेकंड ए मेटल आइन। एक केस यहाँ पर हो गया M प्लस N और यहाँ पर हो गया OH, ये हो गया ट्रांजिशन मेटल आइन। ठीक है ना? देखो फर्स्ट या सेकंड ए का है तो इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, स्टेबल इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये स्टेबल है तो बॉन्ड वीक होगा। देखो यहाँ पर लेस अट्रैक्शन होगा, मतलब वीक बॉन्डिंग होगी, यहाँ की बॉन्डिंग कम होगी तो कुल मिलाकर यहाँ की बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ की बॉन्डिंग कम होगी, वीक बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो H प्लस कम निकलेगा, मतलब बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, मतलब एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो एसिडिटी डिक्रीज। जबकि यहाँ ट्रांजिशन मेटल आइन होगा तो ये लेस स्टेबल होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो उस कंडीशन में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, तो कुल मिलाकर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पर वीक बॉन्डिंग होगी, तो कुल मिलाकर एसिडिटी की H प्लस ईजिली निकलेगा। बॉन्ड वीक है तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, H प्लस आसानी से निकलेगा, मतलब एसिडिटी यहाँ पर क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर हम एसिडिटी को कंपेयर करें कि एक तो वाटर की बॉन्डिंग सिंपल फर्स्ट या सेकंड ए से, एक वाटर की बॉन्डिंग किससे? ट्रांजिशन मेटल आइन से है, तो उस कंडीशन में सीधा कॉन्सेप्ट है कि एसिडिटी ज़्यादा कहाँ पर होगी? जहाँ पर ट्रांजिशन मेटल आइन है, यहाँ पर एसिडिटी ज़्यादा होगी। एसिडिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी, एसिडिटी इस केस में यहाँ पर कम होगी। क्यों होगी? समझ में आ गया होगा, क्योंकि फर्स्ट या सेकंड ए के केस में वीक बॉन्डिंग होने से यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसलिए एसिडिटी कम होती है। और ट्रांजिशन मेटल के केस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने से यहाँ पर बॉन्ड वीक हो जाता है, जिससे एसिडिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। फर्स्ट ए या फिर सेकंड ए मेटल आइन के केस में यहाँ पर वीक बॉन्डिंग क्यों होती है? क्योंकि इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जैसे Na+ का होता है किसके बराबर? नियोन के समान। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो इजीली किसी दूसरे से इंटरेक्शन थोड़ी करेगा, क्योंकि वो तो खुद स्टेबल है, इसलिए यहाँ पर बॉन्डिंग वीक हो जाती है। तो मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स की आप बात करो तो किसी कॉम्प्लेक्स की एसिडिटी, बेसिसिटी हो, पीकेबी एटसेट्रा से संबंध मतलब क्या है। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो? किसी को अब किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। हमेशा एक बात ध्यान देना कि अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स दे रखा है A एंड B, समझ में आ रहा है ना? अब दो कॉम्प्लेक्स आपको दे रखे हैं, आप किन की एसिडिटी को कंपेयर करना है? तो आप सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखना, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो फिर साइज देखना।
ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी और साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरह बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल की एसिडिटी और फ्री वाटर मॉलिक्यूल की एसिडिटी को कंपेयर किया जाए तो बॉन्डेड की हमेशा ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अगर बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल की एसिडिटी को कंपेयर किया जाए तो एक तो ये फर्स्ट है, सेकंड है मेटल आयन, एक है ट्रांजिशन मेटल वाला, तो ट्रांजिशन मेटल के केस में एसिडिटी ज़्यादा होगी। अगर दो या दो से अधिक केस दे रखे जिनमें ट्रांजिशन मेटल आयन ही है तो उस कंडीशन में आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे और साइज देखोगे। उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एसिडिटी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। मेरे हिसाब से इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है ना। अब देखो इसके साथ साथ ही यहाँ पर हार्डनेस और सॉफ्टनेस की भी हम साथ में ही बात कर लेते हैं। तो देखो ध्यान देना, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ कॉम्प्लेक्सेज, ठीक है ना, साथ में इसको कवर कर लेते हैं। देखो ध्यान देना, हार्डनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉफ्टनेस और हार्डनेस प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी हार्डनेस उतनी ज़्यादा होगी, सॉफ्टनेस उतनी ही कम होगी। समझ में आ रहा है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ध्यान देना, सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में होती है बेसिकली, तो उस पर जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा कुल मिलाकर ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज़्यादा होगी, उसकी हार्डनेस उतनी ज़्यादा होगी, सॉफ्टनेस उसकी उतनी ही कम हो जाएगी। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेकर देख सकते हैं। जैसे सपोज करो हमने बात करी यहाँ पर CO का होल 6 और एक केस ले लिया CrOx3 -3। देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब आपको मान लो कि ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है ना। और मान लो कि इनके हार्डनेस का ऑर्डर आपको देखना है। हार्डनेस, तो हार्डनेस ज़्यादा किसकी होगी? जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, तो B की हार्डनेस ऐसे ज़्यादा होगी, B की हार्डनेस ऐसे ज़्यादा होगी। फिर बात करें सॉफ्टनेस ज़्यादा किसकी होगी? तो जस्ट अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा, A की सॉफ्टनेस B से ज़्यादा होगी। अच्छा, कभी कभी क्या है कि आपसे मान लो कि जैसे 2 या 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स दे दे A एंड B और आपसे ऑर्डर पूछ ले pKa, आपसे ऑर्डर पूछ ले pKb, इस तरह से ऑर्डर पूछ लिया तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। चाहे ऑर्डर किसी का भी पूछे, pH का पूछे, pKa का पूछे, pKb का पूछे, किसी का भी पूछे, हमेशा आप तो एसिडिटी का ऑर्डर निकालो। हमेशा किसका ऑर्डर निकालो? एसिडिटी का। अब एसिडिटी के ऑर्डर में आपने इसको अरेंज कर लिया। मान लो कि एसिडिटी सपोज करो कि A की B से ज़्यादा आती है। अब एसिडिटी का ऑर्डर आपने निकाल लिया, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है pKa का ऑर्डर, तो देखो हमने रिलेशन निकाल रखा है कि एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल pKa, तो एसिडिटी का ऑर्डर pKa का ऑर्डर अपोजिट आता है। तो एसिडिटी का ऑर्डर A ग्रेटर देन B है तो pKa का ऑर्डर B ग्रेटर देन A हो जाएगा। और एसिडिटी प्रोपोर्शनल pKa, इसका मतलब एसिडिटी का जो ऑर्डर होगा वही pKa का होगा, तो A ग्रेटर देन B। तो आपसे ऑर्डर चाहे किसी का भी पूछा जाए क्वेश्चन में, आप हमेशा एसिडिटी का ऑर्डर निकालो। फिर आप देख लो हमने पूरा रिलेशन लिखा है। जो एसिडिटी का ऑर्डर जो एसिडिटी के प्रोपोर्शनल है उसका ऑर्डर और एसिडिटी का ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा, और जो एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसका ऑर्डर और एसिडिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन आ रहा है तो जो एसिडिटी का ऑर्डर आप निकालोगे वही उसका ऑर्डर होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन आ रहा है तो जो एसिडिटी का ऑर्डर आता है उसको आप रिवर्स कर दो, सोल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर pKa का ऑर्डर अपोजिट आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, इसलिए यहाँ पर रिवर्स कर दिया। pKb का ऑर्डर सेम आता है, इसलिए जो ऑर्डर एसिडिटी का होगा वही pKb का होगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि एसिडिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के हो सकते हैं, उनको आपको किस प्रकार सॉल्व करना है। हार्डनेस और सॉफ्टनेस के क्वेश्चन किस प्रकार के हो सकते हैं, उनको आप कैसे सॉल्व करोगे, सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। चलो करो इसको कंप्लीट नोट।